प्यारे बच्चों, आज हम विलियन चैप्टर के नेक्स्ट टॉपिक एंड मोस्ट टॉपिक, ये इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये समझ लीजिए बोर्ड एग्ज़ाम में इसमें से एक ना एक न्यूमेरिकल आना निश्चित है और उस टॉपिक का नाम है कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ हिंदी में कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़ को कहते हैं अणुसंख्यक गुणधर्म। ये टॉपिक इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अणुसंख्यक गुणधर्म या कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज़। तो पहले हम समझेंगे कि अणुसंख्यक गुणधर्म आखिर है क्या चीज़। तो विलयनों के ऐसे गुण जो विलयन की निश्चित मात्रा में उपस्थित विलेय के कणों, और ये कण अणु, आयन, परमाणु कुछ भी हो सकते हैं, इनकी संख्या पर निर्भर करते हैं, वो अणुसंख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। अर्थात ऐसे गुण, विलयन के ऐसे गुण जो विलेय के अणुओं की या कणों की संख्या पर निर्भर करें। उनकी प्रकृति या विलेय की संरचना, इस चीज से इन गुणधर्मों को कोई मतलब नहीं है। हमारे सिलेबस में ये 4 तरह के गुणधर्म हैं। नंबर 1, पहला जो इसमें हमें गुण पढ़ना है, रखा गया है, वो है रिलेटिव लॉरिंग। रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। इसे कहेंगे हम वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, ये है आपेक्षिक अवनमन, ये है पहला गुण। दूसरा अणुसंख्या गुण जो हमें पढ़ना है वो है क्वथनांक का उन्नयन या एलिवेशन। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, यानी क्वथनांक का उन्नयन। क्वथनांक का उन्नयन, ये हमारा इसमें जो हमें पढ़ना है वो दूसरा है। वो धन्य पूरा नया और बनेगा भाई इसमें, उन्नयन। अच्छा, तीसरा गुण जो हमें इसमें पढ़ना है वो है हिमांक का अवनमन, या अवनमन को हम कहेंगे डिप्रेशन। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, या हिमांक में अवनमन। अवनमन माने कमी और उन्नयन माने वृद्धि। ये सब मैं आगे समझाऊंगा एक एक करके। और फोर्थ एंड लास्ट जो चौथी प्रॉपर्टी है, चौथा गुण है हमें पढ़ना है, वो है ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर या परासरण दाब। ये 4 प्रकार के अणुसंख्यक गुणधर्म हमें इसमें और पढ़ने हैं और ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब हम इसमें एक एक करके पढ़ेंगे। जैसे पहला वाला था रिलेटिव लॉरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, RLVP इसकी शॉर्ट फॉर्म है, यानी वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये पहला गुण है। अब हम पहले समझते हैं, वाष्प दाब तो हम जानते ही हैं, किसी भी विलयन में वाष्प और विलयन की साम्यावस्था में उस विलयन की वाष्पों द्वारा, द्रव की वाष्पों द्वारा बर्तन पर या द्रव की सतह पर लगाया गया दाब, ये तो वाष्प दाब है। अब हमें पढ़ना है वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। अब बच्चों,
ये आप समझ लीजिए, गांठ बांध दीजिए कि मान लीजिए हमारे पास कोई बीकर है, इसमें हमने पानी मिला डाल दिया है, यहाँ तक भर दिया इसको पानी से। ठीक, अब हमने क्या करा, जब हम गर्म करेंगे तो पानी तो बाष्पशील यौगिक है, पानी तो बाष्पित हो जाएगा। हमने इसके अंदर ऐसा विलेय मिला दिया जो अवाष्पशील है। बस ये जो गुण हैं ये सब अवाष्पशील विलेयों के लिए हैं। अवाष्पशील विलेय हमने इसमें मिला दिया। तो जरा विचार कीजिए, अवाष्पशील विलेय मिलाने से इसके बाष्प दाब पे क्या फर्क पड़ेगा। फिर हम पुरानी जगह आ रहे हैं। बाष्प दाब किसके कारण था? ये जो हमने विलयन भरा, इस विलयन की सतह पर जो अणु उपस्थित हैं, ऊपर की सतह पर ये अणु, जल है तो जल के अणु, कोई और चीज है तो उसके अणु, ये अणु अपनी सतह को छोड़कर वाष्प अवस्था में जाने की प्रवृत्ति रखते हैं, ये बाष्प में बदलने की प्रवृत्ति रखते हैं। और इनके बाष्प में बदलने से इस सतह पर, द्रव की सतह पर या बर्तन की दीवारों पर जो दाब लगता है उसको हम कहते हैं इस विलयन का वाष्प दाब। ये तो उस स्थिति में था जब केवल इसमें विलायक था, केवल ये पानी था, तब ये वाष्प दाब था। अब जरा ये बताइए, ये तो था केवल विलायक का, लीजिए मैं मेंशन कर दूं कि ये विलायक है। अब हमने इसमें कुछ ये मिला दिया अवाष्पशील विलेय, ये मिला दिया, ये जो ब्लैक डॉट से लग रहे हैं ये विलेय के कण है, ये हमने इसमें कुछ मात्रा में मिला दिया। तो इसके मिलाने से बाष्प दाब पे क्या फर्क पड़ेगा? ऐसा समझिए कि जब तक ये अवाष्पशील विलेय नहीं था, अर्थात केवल विलायक था, जल के अणु थे, तो इस द्रव की सतह पर भी केवल जल के अणु थे, और वो सभी जल के अणु बाष्प में बदलने की प्रवृत्ति रखते थे। क्यों रखते थे? क्योंकि जल बाष्पशील द्रव्य है, बाष्पशील पदार्थ है। किंतु हमने इसके अंदर मिलाया है अवाष्पशील विलेय, जो बाष्पित नहीं हो सकता, किंतु इसके अणु इसकी सतह पर कुछ स्थान जरूर घेरेंगे। जैसे मान लीजिए एक इसकी जगह ये आ गया अवाष्पशील विलेय का, यहाँ ये आ गया अवाष्पशील विलेय का, यहाँ ये आ गया। भले ही वाष्पशील विलायक की अपेक्षा कम स्थान घेरें, लेकिन कुछ ना कुछ स्थान ये भी घेरेंगे इसकी द्रव्य की सतह पर। अब जो बाष्पशील अणुओं की संख्या है वो कम हो गई, सतह पर बाष्प में बदलने वाले अणुओं की संख्या कम रह गई। पहले मान लीजिए ये 10 अणु थे, 3 और 3 6 7 अणु थे, अब ये कितने रह गए? 4 अणु। तो पहले तो इन 7 अणुओं के कारण बाष्प दाब लग रहा था, अब वाष्प दाब लगेगा केवल इन 4 अणुओं के कारण। तो जरा विचार कीजिए, पहले जब शुद्ध विलायक था तब वाष्प दाब की मात्रा ज्यादा थी, या अवाष्पशील विलेय मिलाने पर वाष्प दाब की मात्रा ज्यादा है? समझ गए होंगे, पहला वाला वाष्प दाब का मान अधिक था क्योंकि वो 7 अणुओं के कारण लग रहा था, अब केवल 4 के कारण है, तो अब वाष्प दाब का मान कम होगा। अब यदि पहले वाला जो विलायक था, विलायक, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0, ये क्या है? शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, अगर शुद्ध विलायक का वाष्प दाब P0 हो, और जब हमने अवाष्पशील विलेय मिला दिया तो क्या बन गया? ये विलयन। तो विलयन का वाष्प दाब हम कहाँ से प्रदर्शित कर दें? विलयन का वाष्प दाब, विलयन मतलब सॉल्यूशन यानी PS। ये यदि P0 शुद्ध विलायक का वाष्प दाब है और PS शुद्ध विलयन का वाष्प दाब है, तो इन दोनों में कौन सा बड़ा होगा? ये वाला, क्योंकि ये 7 अणुओं के कारण लगने वाला वाष्प दाब है, ये 4 अणुओं के कारण लगने वाला वाष्प दाब है। तो हम कह सकते हैं
कि पी नॉट इज ग्रेटर देन पी एस। ठीक है, अर्थात अगर हम अवाष्पशील विलेय मिला देंगे किसी भी विलयन में या विलायक में, तो उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है, उसके वाष्प दाब में कमी हो जाती है, और इस कमी को हम अवनमन कहेंगे। मैंने बताया था अवनमन माने कमी, वाष्प दाब का अवनमन। और कमी कितनी होगी? प्रारंभिक वाष्प दाब जब पी नॉट था, अंतिम जब विलयन बन गया तो कितना हुआ? पी एस। ये कमी हो गई, तो पी नॉट माइनस पी एस, इसे हम क्या कहेंगे? वाष्प दाब का अवनमन। ये वाष्प दाब का अवनमन कहलाएगी। यदि इस अंतर का शुद्ध विलायक के वाष्प दाब के साथ अनुपात ले लें, इन दोनों की तुलना कर दें, यानी पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट, शुद्ध विलायक का वाष्प दाब माइनस अवाष्पशील विलेय मिलाने के कारण विलयन का वाष्प दाब बटे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब, तो इसे हम कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन। ये वो चीज निकल के आई, या आर एल वी पी। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसे कहेंगे? वाष्प दाब का अवनमन बटे शुद्ध विलायक का वाष्प दाब। ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहलाता है। अब ये किसके बराबर होता है? देखिए, वैसे तो मैं पहले ही बता सकता हूं कि ये किसके बराबर होगा? विलेय के मोल फ्लैक्शन के, यानी मोल भिन्नांक के या मोल प्रभाज के। किसके? विलेय के। आया कैसे, आप तो वो समझिए। देखिए, राउल्ट ने हमें बताया था कि किसी भी वाष्पशील पदार्थ का जो वाष्प दाब है वो उसके शुद्ध अवस्था के वाष्प दाब और उसके मोल प्रभाज के गुणनफल के बराबर होता है। अर्थात किसी भी पदार्थ का जो P है, वाष्प दाब है, वो किसके बराबर होता है? उसके शुद्ध अवस्था में वाष्प दाब के और उसके मोल प्रभाज के। ठीक, अब हम ये देख रहे हैं कि जो हमारा विलयन है वो किस तरह बना है? उसमें शुद्ध विलायक है, यानी विलायक तो वाष्पशील है, जल लिया था हमने, विलायक तो वाष्पशील है, लेकिन विलेय अवाष्पशील है। तो इस विलयन का जो वाष्प दाब होगा वो किसके कारण लगेगा? वाष्पशील के, अर्थात विलायक के। इसका जो भी वाष्प दाब होगा वो किसके बराबर होगा? विलायक के वाष्प दाब के। और अगर दोनों चीज वाष्पशील होती तो दोनों के वाष्प दाब के योग के बराबर हो जाता। ये हमने पढ़ा था राउल्ट के नियम में। तो जो पीएस है, पीएस हम कह रहे हैं विलयन, विलयन का जो वाष्प दाब है वो किसके बराबर होगा? विलायक के। पी विलायक लिख दूं मैं इसको, पी विलायक, विलायक के वाष्प दाब के बराबर होगा, क्योंकि विलेय तो अवाष्पशील है, उसका तो कोई वाष्प दाब है ही नहीं। तो जितना विलायक ने लगा दिया वही विलयन का वाष्प दाब कहलाएगा। अब विलायक का वाष्प दाब कितना होता है? पी नॉट इंटू एक्स विलायक, यहां भी विलायक लिख दिया मैंने, ये लीजिए। पी नॉट का मतलब शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब गुणा विलायक का मोल प्रभाज। अब यदि यदि ऐसा मान लो कि विलेय के मोल, जो अवाष्पशील विलेय है उसके मोल, विलेय के मोल बराबर स्मॉल n, और विलायक के मोल ये हैं कैपिटल N। अगर विलेय के मोल किसी विलयन में स्मॉल n है और विलायक के मोल कैपिटल N है, तो विलायक का मोल प्रभाज क्या हो जाएगा? तो विलायक का मोल प्रभाज
मोल प्रभाज हमें निकाला था। जिस अवयव का भी विलयन के जिस अवयव का भी मोल प्रभाज निकालना हो उसके मोलों की संख्या ऊपर और बटे कुल मोल n+n, ये विलायक का मोल प्रभाज आ गया। अब इसका मान रख दो, ये रहा। क्या आया? पी विलायक को हम ये पी एस को हम पी विलायक लेंगे क्योंकि पी विलय जो है वो तो 0 है, तो इसे हम पी एस या तो पी एस लिख दें या पी विलायक, एक ही बात हो गई अब तो पी एस बराबर पी नॉट, यानी शुद्ध अवस्था में विलायक का वाष्प दाब गुणा एक्स विलायक, मतलब विलायक का मोल प्रभाज, और विलायक का मोल प्रभाज ही आता है कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ठीक है, अब हम इसे और क्या लिख सकते हैं, अथवा इसको हम क्या लिख सकते हैं, अगर इस P को मैं इधर ले आऊं, पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। या अब क्या करें हम, इसमें दोनों ओर ये जो हमारा व्यंजक आया इसमें दोनों ओर इस व्यंजक में हम क्या कर दें, इसमें दोनों ओर के मानों को एक में से घटाने पर कोई फर्क नहीं पड़ने का, दोनों तरफ घटा रहे हैं एक में से घटाने पर क्या वैल्यू आ जाएगी, 1 माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू 1 माइनस कैपिटल N अपॉन स्मॉल n प्लस कैपिटल N। अब क्या आया, पी नॉट बन जा पी नॉट माइनस पी एस अपॉन एलसीएम आएगा इसका पी नॉट इज इक्वल्स टू ये n प्लस n माइनस n बटे n प्लस n, और इस n से यू n कट हो गया। क्या आ गया यो, पी नॉट, इसमें नॉट ये ऊपर लगेगा भाई, ये नीचे नहीं लगाते, इसको ऊपर लगाते हैं, पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू स्मॉल n बटे स्मॉल n प्लस कैपिटल N। ये हमारा सूत्र आया। अब ये देखो क्या है, P माइनस पी एस अपॉन पी, मैंने क्या बताया था, P माइनस पी एस अपॉन पी, देखो ये लिख दिया, मैंने पहले ही बताया था क्या है ये, बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन, और ये किसके बराबर है, स्मॉल n बटे n प्लस n, स्मॉल n विलेय का मोल प्रभाज, स्मॉल n ऊपर रखा तो क्या बन गया यो, विलेय का मोल प्रभाज। तो हम कैसे परिभाषित करेंगे इसे, किसी भी विलयन के बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। ये वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का मान आया और एक ही नियम आ गया। ये नियम क्या कहलाएगा, ये नियम कहलाता है राउल्ट का नियम। लेकिन किस आधार पर, किसी भी विलायक में अवाष्पशील विलेय मिलाने पर उसके विलयन में आई कमी, उसके वाष्प दाब में आई कमी को जब मोल प्रभाज से हम संबंधित कर देते हैं तो इस नियम को हम कहते हैं वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन का नियम। और ये किसके आधार पर हमने ड्राइव करा है, ये करा हमने राउल्ट के नियम के आधार पर। इसलिए इसे हमने एक और भी नाम दे दिया है, क्या, वाष्पशील विलेयों के संबंध में, सॉरी, अवाष्पशील विलेयों के संबंध में राउल्ट का नियम। और वो नियम कैसे लिखेंगे, इसके आधार पर ही बता रहा हूं मैं डेफिनेशन उसकी। किसी स्थिर ताप पर किसी विलयन में उपस्थित अवाष्पशील विलेय मिलाने पर विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उस विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज के बराबर होता है।
ठीक है, उम्मीद है मुझे समझ में आ गई होगी। अगर नहीं समझ में आई है तो एक बार पूरी वीडियो को फिर से दोबारा रिपीट करके देखो। फिर भी नहीं आता है, कोई समस्या आती है तो मुझे बता देंगे। अब इसमें एक चीज़ हमें और थोड़ी सी रह गई है, वो और मैं समझा दूं। तो क्या रह गई है चीज़? देखो हमारा सूत्र आ गया है पी नॉट माइनस पी एस अपॉन पी नॉट इज इक्वल्स टू स्मॉल एन अपॉन स्मॉल एन प्लस कैपिटल एन। अब हम जानते हैं कि जो ये एन है ये मोल है, ये विलेय के मोल, ये विलायक के मोल। और मोल बराबर क्या होता है? W अपॉन एम, भार बटे अणुभार। तो अगर हम विलेय का भार स्मॉल w से और अणुभार स्मॉल m से, तो स्मॉल n बराबर तो आ गया स्मॉल w बटे स्मॉल m, और कैपिटल N बराबर क्या आ जाएगा? कैपिटल W अपॉन कैपिटल M। हम विलायक का भार कैपिटल W से और उसका अणुभार कैपिटल M से प्रदर्शित कर दें। तो अब हम N की जगह ये वैल्यू पुट कर दें तो क्या आ जाता है? P नॉट माइनस पी एस एस नीचे लिखते हैं, नॉट ऊपर, अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू स्मॉल w अपॉन स्मॉल m बटे स्मॉल w बटे स्मॉल m प्लस कैपिटल W बटे कैपिटल M। ठीक, एक फॉर्मूला हमारा ये आ गया। एक चीज इसमें और समझें, अधिकतर सवालों में आपको जो दिया होगा वो तनु विलयन दिया होगा। राउल्ट लॉ में भी हमने पढ़ा था कि राउल्ट का नियम किस पर लागू होता है? तनु विलयनों पर। तो तनु विलयन किसे कहेंगे? तनु विलयन का मतलब है ऐसा विलयन तनु विलयनों के लिए, ऐसा विलयन जिसमें विलेय की मात्रा विलायक की मात्रा में बहुत कम हो, विलायक की मात्रा की तुलना में विलेय की मात्रा बहुत कम हो। अर्थात विलेय के जो मोल हैं स्मॉल n, उनकी वैल्यू कैपिटल N की तुलना में बहुत कम हो। अगर ऐसी स्थिति है तो हम स्मॉल n को लगभग 0 मान लेते हैं, नगण्य मान लेते हैं। नगण्य मानने पर अब P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट इज इक्वल्स टू स्मॉल n अपॉन, अब स्मॉल n की वैल्यू 0 हो गई, कैपिटल N, ये फॉर्मूला बन जाएगा। और अगर W अपॉन M में लिखें तो स्मॉल w अपॉन स्मॉल m अपॉन कैपिटल W अपॉन कैपिटल M, या P माइनस पी एस, सॉरी P नॉट माइनस पी एस अपॉन P नॉट। कहीं कहीं आपको P नॉट की जगह P भी लिखा मिलेगा बुक्स में, तो ये तो अपना अपना रिप्रेजेंट करने का तरीका है, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। इज इक्वल्स टू स्मॉल w अपॉन, अब ये नीचे गया स्मॉल m, अब इसके नीचे कैपिटल W, तो कैपिटल W यहाँ लिख दिया, m ये ऊपर चला जाएगा इनटू m। ये फॉर्मूला बन जाता है किसके लिए? अगर हमें अणुभार निकालना हो m, अक्सर हमसे अणुभार पूछा जाता है इन फॉर्मूलों के आधार पर कि जो विलेय है या विलायक है, विलेय का या विलायक का अणुभार ज्ञात कीजिए, भार ज्ञात कीजिए। तो ये सब दिए होंगे और उसमें हमसे एक चीज़ कोई सी पूछ ली जाएगी। तो भैया ये थी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी